ये कहानी उस संघर्षशील महिला की है जिसने फिरोज़ाबाद और दिल्ली तक अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लंबा संघर्ष किया और अंत में जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा करते हुए अपना और अपने बच्चों का जीवन सौंप दिया, लेकिन वही व्यक्ति उसका और उसके दोनों बच्चों के लिए काल बन गया। और काल भी ऐसा बना जिसने पुलिस को भी उलझा के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फॉर लाइफ के विशेष कार्यक्रम द रिपोर्टर में मैं आसिफ अली आपका स्वागत करता हूं। आज जिस घटना से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस घटना का ताल्लुक जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश से है। वाक़या है नवंबर 2021 का। 28 नवंबर की सुबह नौझील थाना पुलिस को एक सूचना मिलती है कि यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे एक 8 वर्ष के किसी बच्चे की लाश पड़ी है। पुलिस तब तक घटनास्थल पर पहुंचती है, बच्चे की बॉडी को बरामद करती है और बरामद करने के बाद उसकी शिनाख्त के प्रयास करती है। पुलिस अभी इस काम में लगी हुई थी, तभी एक सूचना पुलिस को मिलती है कि वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर थाना पड़ता है सुरीर। वहाँ भी एक्सप्रेसवे के सहारे एक 6 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब एक साथ 2 बच्चों की लाश मिलने की जब सूचना पुलिस अधिकारियों को मिलती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। अधिकारी उन बच्चों की लाशों को लेकर के उनकी आपस में कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। तभी एक सूचना ये मिलती है कि वहाँ से करीब 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर थाना पड़ता है बलदेव, उसके सहारे एक्सप्रेसवे के सहारे वहाँ भी एक महिला की लाश पड़ी है जिसके कपड़े काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, जिन्हें देख करके ये लग रहा था कि शायद इस महिला की पहले दुराचार किया गया है और दुराचार के बाद इसकी हत्या की गई है। अब एक ही दिन एक ही सड़क पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की लाश मिलने की खबर जब और अधिकारियों के पास पहुंचती है तो वो सब मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ये प्रयास करते हैं कि भाई कैसे इनका जोड़ा जाए कि क्या ये बच्चे आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, महिला का इनसे क्या संबंध है, या ये तीनों अलग अलग हैं, या ये किसी साजिश का हिस्सा हैं। पुलिस तय नहीं कर पा रही थी, अधिकारी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। शेष पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है, आसपास के थानों में जो है गुमशुदगी वगैरह चेक कराती है, सारी चीज़ें चेक कराती है, दिखवाते हैं कि भाई इन आपस में क्या रिलेशन है, क्या बच्चे और महिला में कोई भी रिलेशन है या नहीं है। अभी इसी उधड़बुन में पुलिस लग रही थी और पुलिस ने अपने आसपास के सारे जो मथुरा से लगे हुए ज़िले पड़ते हैं उन सब में उन महिलाओं का और बच्चों के फ़ोटो वगैरह भेजना स्टार्ट किए और पता लगाने का कोशिश की कि भाई ये कौन है, क्या है, लेकिन वो पता नहीं लग पाता है। पुलिस इसमें लगी रहती है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है, पुलिस उस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरी करती है। प्रक्रिया पूरी जब हो जाती है तो 72 घंटे के बाद पुलिस लावारिस मान के उन तीनों के शवों का अंतिम संस्कार कर देती है। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है पुलिस की विवेचना भी आगे बढ़ती रहती है। पुलिस गुमशुदगियों को तलाशती रहती है, आसपास के ज़िलों में भी सूचना भेज देती है कि भाई उनके यहाँ कहीं 2 बच्चे और एक महिला गायब हों, इस तरह की कोई सूचना मिले, लेकिन पुलिस को कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस लगातार इसमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाती रही। टीम भी गठित की गई, उन तीनों के डीएनए भी लिए गए। डीएनए लेने के बाद के साथ इनमें आपस में कोई कनेक्शन मिल जाए, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, साल बदल गई, 2022 आ गई, तब भी पुलिस ने अपनी जांच को आगे रखा कि भाई इन बच्चों का और इन महिलाओं का आखिर रिलेशन क्या है। ये भी नहीं तय कर पा रही थी कि ये रिलेशन है या नहीं है, या हो सकता है कि तीनों अलग अलग हों। पुलिस अपनी उन चीज़ों को आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच 4 अक्टूबर 2022
को मथुरा पुलिस को ये पता चलता है जब उसने एनसीआरबी का रिकॉर्ड खंगाला कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में पुलिस को ये पता चला कि 2 बच्चे और एक महिला के लापता हो जाने की गुमशुदगी दिल्ली के एक थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस की एक टीम दिल्ली एनसीआरबी से संपर्क साधती है और वो पता लगाने का प्रयास करती है कि जो बच्चे गुमशुदा हैं उनके यहाँ उनकी उम्र क्या है, उस महिला की उम्र क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है। अब यहीं से पुलिस को एक क्लू मिलता है और वो क्लू ये मिलता है कि जो गुमशुदगी दर्ज कराई गई है वहाँ और मथुरा में सुरीर, नौझील और बलदेव थाना क्षेत्र में जो शव मिले हैं उनसे इनके काफ़ी हद तक मेल खा रही थी। अब पुलिस गुमशुदगी दर्ज कराने वाले का पता लगाने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि दिल्ली में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर यशपाल ने यह गुमशुदगी वर्ष 2021 नवंबर में दर्ज कराई थी। अब पुलिस यशपाल का पता लगाती है तो यशपाल घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसको अपने साथ ले आती है और यशपाल से पूछताछ शुरू कर देती है अपने तरीके से। पुलिस की जो पूछताछ करने का तरीका था उससे यशपाल टूट जाता है और टूट जाने के बाद जो पुलिस के सामने खुलासा करता है तो पुलिस अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। यशपाल जो मरने वाली महिला थी उसको अपनी पत्नी बताता है और जो दोनों बच्चे थे उनसे यशपाल इनकार कर देता है। वो ये कहता है कि दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। लेकिन महिला, अब कहानी वहीं के वहीं आकर के ठहर जाती है कि पुलिस अब इस सकते में आ जाती है कि जब महिला उसकी पत्नी है तो फिर बच्चे कौन है। अब पुलिस अपनी तरीके से यशपाल से पूछताछ शुरू कर देती है और इसमें जो कहानी पुलिस के सामने यशपाल बयान करता है वो न सिर्फ एक महिला के संघर्ष की कहानी को बयान करती है बल्कि इस बात का भी खुलासा होता है कि उस महिला ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कितना संघर्ष किया। जिस महिला की शव की पहचान होती है उसका नाम करिश्मा देवी था। वो फिरोजाबाद जनपद का एक गांव पड़ता है फरीदा, वो वहाँ की रहने वाली थी। करिश्मा की शादी 12 वर्ष पूर्व औरैया निवासी विक्की के साथ होती है। दोनों का शादीशुदा जीवन बड़ा हंसी खुशी में बीत रहा था और इसी दौरान करिश्मा के एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है दिव्यांश। दिव्यांश को लेकर के करिश्मा ने अपने काफ़ी सपने अपने देखे और वो इसका भविष्य बनाने के भाई अब बेटा हो गया है तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इसी बीच विक्की की एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का इलाज काफ़ी कराती है लेकिन विक्की की जान नहीं बच पाती और विक्की की मौत हो जाती है। अब क्योंकि करिश्मा भी जवान थी, बच्चा भी उसका छोटा था, तो परिवार वालों ने सभी ने दबाव बनाया कि विक्की का एक भाई था जिसका नाम था उपेंद्र, जो नोएडा में एक सुरक्षा गार्ड का काम किया करता था। करिश्मा को शादी उपेंद्र के साथ कर दी जाती है। उपेंद्र करिश्मा को नोएडा अपने साथ ले जाता है और उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने लगता है। इसी बीच करिश्मा फिर गर्भवती होती है और इस बार भी वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखते हैं वो सूर्यांश। सबको सामान चल रहा था। उपेंद्र और करिश्मा हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे लेकिन इनके हंसते खेलते परिवार को एक बार फिर नज़र लगती है। उपेंद्र और करिश्मा के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये तकरार इतनी बढ़ जाती है कि उपेंद्र और करिश्मा दोनों अलग हो जाते हैं और करिश्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर के वापस अपने मायके आ जाती है। अब नियति को जो मंजूर था उस हिसाब से करिश्मा अपने जीवन व्यतीत करने लगी। तभी इसी बीच उसकी ज़िंदगी में आता है यशपाल, जो करिश्मा के ही पड़ोस के गांव का रहने वाला होता है, पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और एक दिन करिश्मा यशपाल के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। यशपाल करिश्मा को लेकर के दिल्ली आ जाता है। यहाँ भी उसका जीवन हंसी खुशी से चल रहा था लेकिन यशपाल
करिश्मा के दोनों बच्चों को पसंद नहीं करता था। वो ये चाहता था कि वो और करिश्मा के साथ रहे और बच्चे दूसरे के हैं, उन्हें आखिर वो क्यों पाले। इसको लेकर के दोनों के बीच में तकरारें शुरू हो जाती हैं, झगड़े बढ़ते हैं। करिश्मा को अपने बच्चों का भविष्य बनाना था, अपनी भी लाइफ को सेटल करना था, लिहाजा इन दोनों को बनाने के लिए करिश्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर के और उपेंद्र के परिवार वालों के पास छोड़ आती है कि आखिर ये दोनों बच्चे हैं तो उन्हीं की परिवार से, चाहे वो विक्की का हो और चाहे उपेंद्र का हो। रहने लगते हैं। करिश्मा फिर यशपाल के साथ रहने लगती है, लेकिन करिश्मा अपने बच्चों को नहीं भुला पाती है। उसे बार बार बच्चों की याद सताती है और वो किसी तरह से यशपाल से कहती है कि भाई बच्चों को ले आएँ या मिले आएँ। यशपाल भी इस दिन दौरान थोड़ा सा सामान्य हो जाता है, वो भी कह देता है। और वर्ष 2021 में रक्षाबंधन के दिन करिश्मा अपने गांव आती है और दोनों बच्चों को लेकर के फिर यशपाल के साथ चली जाती है। अब कुछ दिन तक सामान्य चलता है, उसके बाद फिर यशपाल उन दोनों बच्चों को लेकर के करिश्मा से झगड़ा करने लगता है। बात काफ़ी आगे बढ़ने लगती है। करिश्मा बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं थी और यशपाल बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं था। अब इसी बीच यशपाल के दिल में एक ज़बरदस्त प्लानिंग चलने लगती है और उसने इस बार जो है सोच लिया कि अब वो किसी भी तरीके से करिश्मा और करिश्मा के दोनों बच्चों से अपना पिंड छुड़ा लेगा। वो करिश्मा को विश्वास में लेता है। नवंबर में दीपावली आती है। यशपाल करिश्मा और बच्चों के लिए नए कपड़े बाज़ार से लेकर के आता है और कहता है कि भाई इस बार दिवाली फिरोज़ाबाद गांव चल कर के ही मनाएंगे। करिश्मा भी सोचती है कि शायद हो सकता है कि यशपाल ने अब हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन वो उसके दिमाग में जो चल रही साजिश थी वो उसको नहीं समझ पाती है। यही उसकी एक सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होती है। यशपाल करिश्मा और दोनों बच्चों को लेकर के साथ में अपने बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे जो दिल्ली के ही रहने वाले थे, अजय, रवि और अरविंद, इनको भी साथ ले चलता है कि भाई इनको भी साथ ले चलते हैं और वहीं गांव में दीपावली मनाएंगे। यहाँ तक भी करिश्मा नहीं समझ पाती है और वो उनके साथ आ जाती है कि भाई कोई बात नहीं है, रहेंगे। रात को ये लोग चलते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ करके फिरोज़ाबाद के लिए निकलते हैं। गाड़ी एक्सप्रेस वे पे पहुँचती है और अलीगढ़ रोड पर एक ढाबे के पास यशपाल अपनी साजिश के तहत गाड़ी को रुकवाता है। करिश्मा और करिश्मा के दोनों बच्चे गाड़ी में बैठे रहते हैं। यशपाल और उसके दोस्त अजय, रवि और अरविंद ये ढाबे पे चले जाते हैं और वहाँ जम के शराब का सेवन करते हैं और शराब पीने के बाद फिर ये फिरोज़ाबाद के लिए चलते हैं। अब क्योंकि शराब का भी सुरूर था और साजिश पहले से ही बनाई हुई थी, लिहाजा गाड़ी जब एक्सप्रेस वे पे नौजिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचती है तो यशपाल और यशपाल के दोस्त करिश्मा की गला दबाकर गाड़ी में हत्या कर देते हैं। करिश्मा की हत्या करने के बाद उसका शव वहीं गाड़ी में रहता है। बच्चों के सामने माँ की हत्या होने के बाद बच्चे भी घबरा जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वहशी बना यशपाल और उसके दोस्त दोनों बच्चों को गाड़ी की सीट के नीचे डालकर उनके गले पर अपने पैर रख देते हैं और उन पैरों को तब तक नहीं हटाते जब तक उन दोनों बच्चों की प्राण नहीं निकल जाते। उन दोनों की बच्चों की मौत होते ही वो अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हैं और एक बच्चे की लाश को यमुना एक्सप्रेस वे के सहारे डाल देते हैं और गाड़ी लेके आगे चल देते हैं। अभी गाड़ी 10-15 किलोमीटर आगे चली थी तो दूसरे बच्चे की लाश को उठाते हैं और उसको भी एक्सप्रेस वे के सहारे छोड़ देते हैं। अब क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनकी लाश फेंकने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई, लेकिन करिश्मा क्योंकि काफ़ी वज़न भी था और उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, तो ये प्लानिंग करते करते ये
शरीर से माट से फिर राया थाना की सीमा को निकाल के बलदेव थाना सीमा में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक्सप्रेस वे के सहारे ये गाड़ी को सहारे लगाते हैं और करिश्मा के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। तो उसी प्लानिंग के तहत ये सबसे पहले उसके कपड़े फाड़ते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद वो उसके लाश को एक्सप्रेस वे के सहारे डालते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद का घटनाक्रम ये हुआ कि पुलिस को तीनों शव मिलते हैं। पुलिस अपनी जांच में जुटती है और जांच में जुड़ने के बाद पुलिस को इस घटना का खुलासा करने में पूरा 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद जब ये कहानी निकल के सामने आती है तब इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने यशपाल करता है। और यशपाल ये बताता है पुलिस को कि वो करिश्मा और करिश्मा के दोनों बच्चों से आजिज़ आ चुका था। वो हर कीमत पर उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहता था। लिहाजा वो अपने दोस्त अजय, रवि और अरविंद को 1.5 लाख रुपए में तय करता है कि भाई 3 लोगों को ठिकाने लगाना है और इसका तुम्हें 1.5 लाख रुपये मिलेगा। वो सब लोग उसकी साजिश में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन यशपाल पुलिस के हाथ जब लगता है तो वो पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। इस दौरान जब पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, उस जवाबी फायरिंग में यशपाल के पैर में गोली लग जाती है और वो घायल अवस्था में पुलिस के हाथ लग जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं था किसी को डराना या धमकाना। हमारा सीधा सा उद्देश्य यह है कि महिला अपनी ममता के आगे कितना संघर्ष करती है, लेकिन उसको आखिर में मिलता धोखा है। और वही करिश्मा के साथ हुआ। उसने अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संघर्ष तो काफ़ी किया, लेकिन इस संघर्ष के दौरान वो ये भूल गई कि जिस व्यक्ति पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी सौंप रही है, एक दिन वही उसका काल बन जाएगा।